नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताओं पर, उसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, द्विवेदी युग आधुनिक काल के साहित्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण युग है। भारतेंदु युग के अंदर जो बीज नव जागरण के बोए गए थे, उन्हें पुष्पित और पल्लवित होने के लिए जो खुला प्रांगण मिला, वो द्विवेदी युग ही था। द्विवेदी युग के अंदर सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक आंदोलन थी, अपने आप में एक क्रांति थी, जिसने अनेक साहित्यकारों, लेखकों को, कवियों को अपनी लेखनी चलाने पर मजबूर कर दिया और खड़ी बोली का जो है शुद्ध और परिष्कृत रूप साहित्य में देखने को मिला। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताओं पर, उसकी प्रवृत्तियों पर। आप इन बिंदुओं पर ध्यान से इन बिंदुओं को देखिएगा और इस चर्चा में जो बात मैं कहूँगा आपसे व्याख्यान में, उसको ध्यान से सुनिएगा। यह अति महत्वपूर्ण व्याख्यान है। जैसा कि आपको पता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है। भारतेंदु युग का विस्तृत प्रांगण है। जो प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी, उन प्रवृत्तियों को विकसित और पल्लवित होने का यदि अवसर किसी काल में मिला, तो वह द्विवेदी काल था। तो द्विवेदी काल जो है नव जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे जो है खास तौर से ब्रज भाषा की बेड़ियों से हम छूटे और हमने खड़ी बोली का प्रचार शुरू किया। गद्य और पद्य की भाषा बनी और अनेक कवियों और लेखकों ने जो है इस काल को जो है अपने लेखन से, अपने काव्य रचनाओं से, अपने ग्रंथों से इसे नवाजा। तो इस काव्य की विशेषताओं को हम शुरू करते हैं। इस काव्य की सबसे पहली प्रवृत्ति थी, वो राष्ट्रीयता की भावना थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय हमारा देश गुलाम था और हम जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। तो उस समय के जो कवि का, लेखक का जो स्वर था, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। तो इस काल के काव्य में देश प्रेम, अतीत गौरव, देशाभिमान के भावों की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। इन कवियों ने जातीयता के संकीर्ण भावों को त्याग कर राष्ट्रीय आदर्शों का स्वर मुखरित किया। यदि मैं बात करूं तो मैथिली शरणगुप्त थे, राम नरेश त्रिपाठी थे। इन्होंने जो है देशभक्ति की भावना का, देश के अतीत गौरव का गुणगान किया। एक जगह जो है नाथुराम शर्मा लिखते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस तरह का आह्वान करके इन लोगों ने जो है राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। भारती जी तो जो मैथिली शरणगुप्त हैं, वो भारत भारती रचना में कहते हैं, देश के गौरव का गुणगान करते हुए कहते हैं, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस तरह से मातृभूमि का गुणगान करके इन कवियों ने देश का यशोगान किया और लोगों को प्रेरित किया देश पर बलिदान होने के लिए। यदि मैं दूसरी विशेषता की बात करता हूं, तो द्विवेदी की दूसरी विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है लंबे लंबे वृत्तांत, प्रबंध काव्य वाली प्रवृत्ति। तो इतिवृत्तात्मकता इस काल के कवि की प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड काव्य और महाकाव्य अधिक लिखे गए, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास और साकेत इस युग के महाकाव्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस युग के काव्य की प्रवृत्ति जो है प्रबंधात्मक थी। लेखक जो है प्रबंध रचनाएं और खंड काव्य जैसी रचनाएं करना चाहते थे, महाकाव्य लिखना चाहते थे। इस काल के अंदर दो महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हुए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग जी का जो है इसमें प्रिय प्रवास और मैथिली शरणगुप्त का साकेत महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हुए। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। साकेत जो है राम कथा पर आधारित मैथिली शरणगुप्त का श्रेष्ठ महाकाव्य है। खंड काव्य, यशोधरा और भी बहुत सारे खंड काव्य लिखे गए। मुक्तक काव्य की रचना कम की गई। तो खंड काव्य प्रबंधात्मक प्रवृत्ति होने की वजह से महाकाव्य और खंड काव्य जो है द्विवेदी काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसी कारण से इसको हम इतिवृत्तात्मकता का बखान भी कहते हैं। यदि मैं तीसरी विशेषता की बात करता हूँ, तो नैतिकता एवं आदर्शवाद। इस काल के काव्य में, इस काल के कवियों ने नैतिकता और आदर्शवाद को काव्य के आदर्श के रूप में स्थापित करने का महान कार्य किया। इस काल में श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से ओतप्रोत है। यहाँ पर जो है कवि कहीं ना कहीं नैतिकता की बात करता है। एक जगह जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कहते हैं, जिसको न निज गौरव का तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। इस तरह की नैतिकता जगाने का
का प्रयास किया। राष्ट्रीयता के साथ साथ नैतिकता की भी बात की गई। तो इस तरह से जो है इन कवियों ने नैतिकता और आदर्शवाद को उस समय के साहित्य में स्थापित करने का महान कार्य किया। यदि मैं धार्मिक चेतना की बात करता हूँ द्विवेदी काल की, तो द्विवेदी युग के कवियों ने धार्मिक चेतना अत्यधिक उदार और व्यापक रूप में प्रस्तुत की। ये कवि केवल रामकृष्ण आदि का गुणगान ही नहीं करते, बल्कि समूची मानव जाति के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं। इनके काव्य में राम और कृष्ण आदर्श मानव के रूप में वर्णित किए गए हैं। और साकेत में तो मैथिली शरण गुप्त जी राम से कहलवाते भी हैं, संदेश संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो यहाँ पे जो रामकृष्ण के माध्यम से महापुरुषों को, इनको महापुरुष बना करके प्रस्तुत किया गया, इनको समाज का आदर्श बना करके प्रस्तुत किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि धार्मिक चेतना में जो व्यापकता होनी चाहिए, धार्मिक चेतना में जो धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, वो इसके काल के कवियों में खासतौर से देखने को आती है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, धार्मिक चेतना हमारी कहीं ना कहीं संकीर्णता से बंधी होती है, कहीं ना कहीं जातीय बंधनों से बंधी होती है। लेकिन इस काल के कवि ने जो है धार्मिक चेतना की व्यापकता को प्रस्तुत किया, उसको संकीर्णताओं की बेड़ियों से तोड़ा, उसको जो है संकीर्ण मानसिकताओं से तोड़ा। इस कारण से इस काल की जो धार्मिक चेतना थी वो अपने आप में बड़ी सजग करने वाली थी, बड़ी जागृत करने वाली थी। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो प्रकृति वर्णन द्विवेदी काल की बड़ी खास बात थी। इस काल के कवियों ने बड़ा प्रकृति का बड़ा सुंदर चित्रण किया, मानवीय उपमान स्थापित किए प्रकृति चित्रण के अंदर। और जो है द्विवेदी युग कवियों में प्रकृति वर्णन में अत्यधिक रुचि थी। इस युग के कवियों ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप में वर्णन किया। इसमें श्रीधर पाठक थे, मैथिली शरण गुप्त थे, रामनरेश त्रिपाठी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम थे। इन लोगों ने जो है इस काल का बड़ा सुंदर प्रकृति चित्रण किया। पंचवटी खंड काव्य में जो है मैथिली शरण गुप्त एक बड़ी अच्छी पंक्ति कहते हैं, जो आपने अक्सर कविताओं में, अलंकारों में सुनी होगी कि आपकी जो है वो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कितनी सुंदर पंक्ति जो है द्विवेदी काल में मैथिली शरण गुप्त जी ने कही। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ इस काल की, तो भाषा सुधार का कार्य, भाषा सुधार का कार्य इस काल के कवियों ने बड़ी प्रमुखता से किया। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। द्विवेदी जी ने तत्कालीन कवियों को व्याकरण सम्मत तथा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग करने की सलाह दी। उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, मैथिली शरण गुप्त व गोपाल शरण सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में गद्य पद्य में परिष्कृत खड़ी बोली का खुलकर प्रयोग किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय युग की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते ब्रज भाषा से कवियों का मोह भंग हो गया और गद्य और पद्य में खड़ी बोली का प्रचार हुआ। और खड़ी बोली का परिष्कृत रूप जो है द्विवेदी काल में ही देखने को मिलता है। और इसका सारा श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में जो है कवि कर्म नाम से एक निबंध लेखन चला करके, एक निबंध श्रृंखला चला करके लोगों को कवि कर्म करने की, जो उस काल के कवि थे, लेखक थे, कि किस तरह से कवि कर्म करना चाहिए, इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए। और जो है खड़ी बोली को गद्य और पद में स्थापित करने का महान कार्य किया। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो अगली है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो द्विवेदी काल के कवियों में खास बात थी, उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक समस्याएं थी उनको उठाने का अपने काव्य के अंदर, अपने गद्य के अंदर, पद्य के अंदर, उन रचनाओं के अंदर जो है सामाजिक बुराइयों को उठाने का महान कार्य किया। क्योंकि जब भी तो हम इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। जागरण सुधार काल का मतलब ये समाज के अंदर जो है नई नई समस्याओं से लोगों को जागृत करना, उनके अंदर सुधार और परिष्कृत उनके अंदर सोच लाना। तो इस काल के कवियों ने युगीन समस्याओं को काव्य का विषय बनाकर अनेक सामाजिक समस्याओं पर खुलकर लिखा। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया। गुप्त जी यशोधरा काव्य में नारी की व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, बड़ी अच्छी पंक्ति है जो आपने मैथिली शरण गुप्त जी की सुनी होगी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस तरह की पंक्ति कह करके उन्होंने नारी की दयनीय स्थिति की चर्चा करनी जो है अपेक्षित समझी अपने साहित्य के अंदर। और आपने देखा होगा मैथिली शरण गुप्त ने ही साकेत में उसका जो 9वां अध्याय है, उसमें जो 9वां सर्ग है, उस सर्ग में जो पहली बार उर्मिला का विरह वर्णन किया गया, उर्मिला की पीड़ा को दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि उर्मिला को पीड़ा को दिखाने के लिए ही मैथिली शरण गुप्त ने जो है साकेत महाकाव्य रचा था। है तो राम कथा पर आधारित, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उर्मिला की विरह वेदना को, उर्मिला की पीड़ा को दिखाना ही जो है कवि का कहीं ना कहीं ध्येय था। एक जगह वो लिखते हैं, उर्मिला के माध्यम से कहलाते हैं कि हा चातक आज ही हुआ भाव का भान, हाय वे तेरा रुदन था मैं समझी तेरा गान। इस तरह की विरह वेदना जो है उन्होंने पहली बार प्रस्तुत की और उर्मिला जैसे उपेक्षित नारी पात्र को राम कथा के अंदर स्थापित करके एक महान कार्य किया। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो इस काल के
कवियों की बड़ी खास बात थी, उन्होंने अनुदित रचनाएं ज़्यादा की। उस काल के अंदर सामान्य रचनाओं के साथ साथ बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया गया। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं का जो है हिंदी में अनुवाद किया गया। यदि मैं बात करता हूँ तो कालिदास के ऋतु संहार की, कालिदास के मेघदूत की, कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक का जो है हिंदी के अंदर अनुवाद किया गया। यदि मैं इंग्लिश के लेखकों की बात करता हूँ तो उसमें गोल्डस्मिथ के नाटक हर्मिट का हिंदी के अंदर अनुवाद किया गया, एकांतवास योगी के नाम से। तो इस तरह से जो है बांग्ला का, अंग्रेजी के उपन्यासों का और संस्कृत के नाटकों का इस काल के अंदर अनुवाद किया गया। तो द्विवेदी युग को जो है अनुदित रचनाओं के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। यदि मैं छंदों की विविधता की बात करूं तो द्विवेदी युग के काव्य में प्राचीन छंदों जैसे दोहा है, चौपाई है, रोला है, कुंडलिया है, इनका जो है बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया। और संस्कृत के जो और भी अन्य छंद थे उनका भी इस काल के अंदर जो है बड़ा सुंदर काव्य के अंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अगली मैं विशेषता की बात करता हूँ तो द्विवेदी युग के काव्य की बड़ी खास बात थी हास्य व्यंग की प्रवृत्ति। देखिए, यदि हम भारतेंदु युग की बातें करते हैं तो भारतेंदु युग में हास्य व्यंग खुलकर किया गया था, लेकिन द्विवेदी युग के अंदर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है एक अनुशासित तरीके से जो है कार्य किया था। तो उन्होंने जो है अपने मर्यादित ढंग से ही जो है लेखकों को, रचनाकारों को अपनी रचनाएं करने के लिए कहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने अपने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों में दिशा निर्देश भी जारी किए थे कि कवि कर्म कैसा होना चाहिए। तो द्विवेदी युग के कवियों ने मर्यादित हास्य व्यंग का प्रयोग किया। द्विवेदी जी के अनुशासन के कारण कवि कर्म में मर्यादा थी। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवि कर्म की मर्यादा व दिशा निर्देश तय किए थे। इसलिए हास्य व्यंग की प्रवृत्ति तो थी लेकिन वह मर्यादित थी। यदि मैं अंतिम प्रवृत्ति की बात करता हूं तो इस काल के काव्य की खास बात थी गीति शैली। गीति शैली थी गाए जाने वाली शैली। तो गीति शैली में इस काल की कविता में गीति काव्य की परंपरा पर लोक गीतों का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। सामान्यतः कव्वाली, गजली, बिरहा आदि गीति शैली इस काल के कवियों ने जो है मुख्यतः रूप से प्रयोग अपने काव्य के अंदर की थी। तो गीति काव्य, गीति शैली जो है इस काल के द्विवेदी युग के द्विवेदी युग के काव्य की बड़ी खास विशेषता थी। तो इसलिए द्विवेदी युग के बारे में कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कविता भारतेंदु युग और छायावादी युग के बीच की कड़ी है। यह काव्य धारा अपने से पहले के युग से प्रभावित थी, अर्थात भारतेंदु युग से प्रभावित थी, तो इसने अपने बाद के काल को भी अर्थात छायावाद को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया, क्योंकि द्विवेदी युग के ढलते चरण का जो रहस्यवाद था वो आगे चल के छायावादी काव्य की विशेष प्रवृत्ति के रूप में, विशेष प्रमुखता के रूप में प्रकट हुआ। तो द्विवेदी काल का अपने आप में कहीं ना कहीं प्रभाव था। यदि वह भारतेंदु युग से प्रभावित था तो कहीं ना कहीं उसने छायावादी कवियों को भी प्रभावित किया। तो द्विवेदी युग का काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर जो है, आधुनिक काल के साहित्य के अंदर बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। और इस सम्मान का सारा श्रेय जो है इस काल के प्रवर्तक जो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस काल का नामकरण किया गया, ये सारा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करके हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इसी महान सेवा के कारण ही द्विवेदी युग विशेष रूप से सराहनीय है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मैं समझता हूँ इस व्याख्यान के माध्यम से आपको द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं समझ में आई होंगी। मैंने इस अभिव्यक्ति को आसान बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि ये मेरी अभिव्यक्ति आपको प्रभावित कर पाई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी व्याख्यान में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।